हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से जिरंड पढ़ेंगे। यानी जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अगर कोई वाक्य हो जिसमें सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें वर्ब दिया हो और वर्ब के साथ ना अक्षर लगा हो, तो इस तरह के वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में किया था। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसे बेवकूफ़ समझना क्यों गलत है। ठीक है, तो इस पर आप देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट खोजते हैं। ये देख लीजिए है क्या, पेज लिखा है गलत, ये शब्द वर्ब नहीं है। जब वर्ब नहीं होता आपको सब्जेक्ट खोजने का तरीका मालूम है, किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास गलत है, इसका उत्तर नहीं मिला। जब उत्तर नहीं मिलता तो पैसिव का एलपी लगाते थे, यानी इज आर या एम लगेगा। लेकिन अभी सब्जेक्ट मिला नहीं है, अब कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करेंगे, क्या चीज़ गलत है, उत्तर मिला, उसे बेवकूफ़ समझना। तो उसे बेवकूफ़ समझना ये पूरा का पूरा मिलके हो गया सब्जेक्ट। और मैं आपको बताया गया कि पिछले एपिसोड में भी कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट मिले जिसमें वर्ब के साथ ना अक्षर जुड़ा हुआ दिखे तो उसको हमेशा एक वचन माना जाता है। इसलिए यहाँ पे एक वचन का एलपी लगेगा, तो है के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। एलपी मिल गया। अब ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य है। पिछले एपिसोड में हम लोग ने कुछ सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों को डील किया था, इस बार हम लोग कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों को डील करेंगे। तो सबसे पहले क्यों लिखा है, तो पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे वाई, फिर एलपीओ का पहला भाग वाई इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, उसे बेवकूफ़ समझना। तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, ना हटा के राय जोड़ेंगे। समझ रहे हैं, उसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। इतना लिखने के बाद, इतना कहने के बाद ये देखेंगे कि क्या इसमें कुछ छुपा हुआ है, क्या उसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं में छुपा क्या है, हम उसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो यानी इसको लिखेंगे इसकी जगह इसकी इंग्लिश होगी, ये सब्जेक्ट क्या है, कौन समझ रहा है बेवकूफ़, हम। तो सब्जेक्ट दिए तो एक्टिव, तो वी आर कॉन्सिडरिंग। फिर ऑब्जेक्ट है किसको, उसे, हिम। बचा क्या, बेवकूफ़, फुलिश। ये लेकिन आपको मालूम है इसमें वी अपने मन से लगाए तो उसको हटा देंगे। अगर अपने मन से नहीं लगाए होते तो क्या करते हैं, वी का अस आवर में चेंज कर देते। तो यहाँ पे वी हटाना है, हेल्प यू हटाना ही है। तो बच्चा क्या रह गया, कॉन्सिडरिंग हिम फुलिश। ये है सब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे वाई इज, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। इस वाक्य में नॉट है, नहीं, छोड़ देंगे। फिर क्या आता है, एलपीओ का बचा भाग। तो इसमें तो इज लगा है एलपीओ के स्थान पे, बीइंग लगाना नहीं है इसके स्थान पे, एलपीओ के बचे भाग की जगह, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एलपीओ लगाना था, पैसिव का, इसलिए इसमें इज लगा है, तो उसका कोई बचा भाग नहीं है। अब क्या बचा रह गया, जो बचा रह गया उसको लिख देंगे। क्या बचा रह गया, गलत, रॉन्ग। वाई इज कॉन्सिडरिंग हिम फुलिश, रॉन्ग। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी आपको बताया गया था कि इट लगा के किस तरह से बनाते हैं। यानी क्या करते हैं, वाई इज, ये जो सब्जेक्ट हटा देंगे, कॉन्सिडरिंग हिम फुलिश, ये सब्जेक्ट है, इसको हटा के उसकी जगह क्या लिखने के लिए कहा गया था, इट। तो वाई इज इट, ये हो गया सब्जेक्ट। वाई इज इट रॉन्ग, ये हो गया। फिर क्या बताया गया था, जो सब्जेक्ट है अगर उसमें जैसे अगर लिखा होता था यहाँ वी, तो वी का अवर हो जाता। तो यहाँ पर अगर लिखा होता अवर कॉन्सिडरिंग हिम फुलिश, तो अवर को क्या कर देते, फॉर अस में चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पर कॉन्सिडरिंग खाली लिखा है, यानी वर्ब लिखा है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, तो फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधे क्या करेंगे, यहाँ से आईएनजी हटा के यहाँ टू लगा देंगे, तो टू कॉन्सिडरिंग हिम फुलिश। Why is it wrong to considering him foolish? क्या उसका डॉक्टर बन पाना संभव है, संभव वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट खोजेंगे, क्या चीज संभव है, उसका डॉक्टर बन पाना। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, इसमें ना लगा हुआ है, इसलिए एक वचन का एलपी लगेगा और पैसिव का एलपी लगेगा, इज लगेगा, ये बता दिया आपने। तो संभव। अब ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो पहले क्या से वाक्य शुरू हुआ है आपको मालूम है। जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो पहले तय करना पड़ता है क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं बनेगी। उसका तरीका क्या है, उत्तर अगर हाँ या ना में आएगा तो क्या की इंग्लिश बनेगी, नहीं बनेगी, और ना आए तो नहीं बनेगी। तो क्या उसका डॉक्टर बन पाना संभव है, तो उत्तर आएगा हाँ या नहीं।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। तो यानी हेल्पियो से शुरू करेंगे ट्रांसलेशन करना, ये आपने टेंस और मॉडल्स में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हेल्पियो का पहला भाग लगाएंगे इज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसका डॉक्टर बन पाना। इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? पहले ना हटा के रहा है लगाएंगे, पा रहा है, ठीक, यही काम करना है। खाली आपको ना हटा के रहा है लगाना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। पा रहा है, अब इसके बाद मिला के पढ़ना है। आप गलती क्या करते हैं, आप अपने मन से पहले से यहाँ पे कोई सब्जेक्ट बना के वहां के पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो ना सिर्फ हटाइए, रहा है जोड़िए, पा रहा है, अब उसको पढ़िए, उसका डॉक्टर बन पा रहा है। पहली बात, उसका डॉक्टर बन पा रहा है, ये तो सही नहीं लग रहा सुनने में, तो उसका को क्या कहेंगे? वह डॉक्टर बन पा रहा है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं उसका डॉक्टर बन पाना है। कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको कह रहे हैं उसका डॉक्टर बन पाना है, तो अब हम उसमें ना हटा के रहा है जोड़ेंगे, तो उसका डॉक्टर बन पा रहा है गलत लग रहा है। जब हम कहेंगे वह डॉक्टर बन पा रहा है तो सही लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसका की जगह हम कह देंगे वह डॉक्टर बन पा रहा है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसमें पा लगा है वर्ब के साथ, तो आपको मालूम है एबल टू का यूज करते हैं जब पा लगा होता है वर्ब के साथ, और जब एबल टू का यूज करते हैं तो पैसिव का एलपी लगाते हैं। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पैसिव का एलपी क्या लगता है? इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग। यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज बीइंग, तो ट्रांसलेशन होगा ही इज बीइंग एबल टू, बनना वर्ब है बिकम डॉक्टर, ठीक। अब क्या करेंगे? चेंज करेंगे, ही को बदलेंगे हिम, नहीं हिज में, और हेल्प यू का खाली इज हटाएंगे, बीइंग नहीं हटाएंगे। तो हिज बीइंग एबल टू बिकम डॉक्टर, ठीक। हिज बीइंग एबल टू बिकम डॉक्टर, ये है सब्जेक्ट, इसी की इंग्लिश यहां पे बनाएंगे। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट, नॉट है नहीं। इसके बाद क्या आता है? एलपीओ का बचा भाग, वो भी नहीं है, तो जो बचा लिख देंगे, क्या बचा? संभव, पॉसिबल। इज हिज बीइंग एबल टू बिकम डॉक्टर पॉसिबल। अब इसी वाक्य को इट की मदद से बनाए तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह इट लिख देंगे, तो इज इट, ये सब्जेक्ट है। हिज बीइंग एबल टू बिकम डॉक्टर, यहां से यहां तक पूरा आपका सब्जेक्ट है, इसको हटाकर उसकी जगह इट लिख दिया, तो बचा क्या होता? पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, ये हो गया। अब क्या करेंगे? हिज बीइंग एबल टू बिकम डॉक्टर को यहां जब लिखेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। क्या चेंज होंगे? सबसे पहले हिज को किस में बदलेंगे? फॉर हिम में, और बीइंग है तो इसमें से आईएनजी हटा के उसके पहले टू लगा देंगे, तो टू बी, बचा क्या रहेगा? एबल टू बिकम डॉक्टर। Is it possible for him to be able to become a doctor? उसका गिरफ्तार किया जाना कितना मुश्किल था, ठीक। मुश्किल वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट हो जाएंगे, किसके पास मुश्किल उत्तर नहीं मिला? पैसे को एलपी लगाएंगे, वॉज या वर्ब लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, था के पहले वर्ब नहीं है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। फिर पूछेंगे क्या चीज मुश्किल था, तो उत्तर मिला उसका गिरफ्तार किया जाना, उसका गिरफ्तार किया जाना, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब इसमें हेल्पियो क्या लगेगा? वॉस। क्यों? क्योंकि ये एक वचन का सब्जेक्ट कहलाएगा, जिसमें वर्ब के साथ ना अक्षर आए। जिस सब्जेक्ट के साथ, जिस सब्जेक्ट में कोई वर्ब दिया हो उसमें ना अक्षर लगा हो तो उसको समझिएगा एक वचन है, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे वॉस का लगेगा हेल्पियो। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, पहले कितना है, पहले कितने की इंग्लिश, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले बनाई जाती है, तो यहाँ पे होना चाहिए हाउ मच या हाउ मेनी, लेकिन यहाँ पे होगा हाउ। क्यों होगा हाउ? इसलिए होगा हाउ कि अगर कितना या कितना के बाद जो शब्द आता है अगर वो संज्ञा है, तब तो उस केस में मच या मेनी लगाते हैं, हाउ मच या हाउ मेनी। लेकिन उसके बाद वाला शब्द अगर संज्ञा नहीं है बल्कि कोई विश्लेषण है यानी एडजेक्टिव हो, तो उस केस में आप खाली हाउ का प्रयोग करते हैं, मच या मेनी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं? उसके बाद जो शब्द है उसकी इंग्लिश बना देते हैं। आपको मालूम है कितना कितनी के बाद जो संज्ञा आती है उसकी इंग्लिश बनाते हैं, लेकिन अगर संज्ञा की जगह एडजेक्टिव आए तो भी उसकी इंग्लिश के बगल में बनाते हैं, ठीक है।
भले मच या मिनी मत लगाई वो अलग बात है, लेकिन अगर उसके बगल वाला शब्द एडजेक्टिव है तो उसके बगल में ही लिखेंगे हाउ डिफिकल्ट। ठीक, ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद हेल्प यू क्या होगा, वॉज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसका गिरफ्तार किया जाना। तो पहले देखें इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। ना हटाएंगे और रहाए जोड़ेंगे, ना हटाएं और रहाए जोड़ेंगे और बचे हुए वाक्य को पढ़ देंगे। उसका गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई व्यक्ति खड़ा है सामने, उसको हम कह रहे हैं उसका गिरफ्तार किया जाना। अब उसमें ना हटा के रहाए जोड़ेंगे तो हो जाएगा उसका गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, उसका गिरफ्तार किया जा रहा है की जगह होना चाहिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो जब रहाए हटा रहाए लगा के जोड़ते हैं ना, तो यही सब परिवर्तन देखना पड़ता है क्या करना है, इसीलिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है समझना कि इसकी इंग्लिश होगी क्या। ये आपको बहुत प्रैक्टिस करके ही समझ में आने वाली चीज है। तो ना हटा के रहाए जोड़ेंगे तो हो जाएगा उसका गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको बदल के सही सही लिखेंगे तो हो जाएगा उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये पैसिव है, कौन गिरफ्तार कर रहा है नहीं मालूम, तो क्या होगा, ही इज बीइंग अरेस्टेड। अब क्या परिवर्तन करेंगे, ही को किस में बदलेंगे, हिज। और हेल्प यू का इज हटा देंगे, बचा बीइंग अरेस्टेड। हिज बीइंग अरेस्टेड, उसका गिरफ्तार किया जाना। तो ये सब्जेक्ट है तो उसकी इंग्लिश में बना देंगे, ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, नॉट है नहीं। फिर क्या आता है, हेल्प यू का बचा भाग, वो भी नहीं है क्योंकि यहाँ बीइंग मीन लगने वाला नहीं है। फिर जो बचा लिख देंगे, क्या बचा, हाउ डिफिकल्ट वॉज हिज बीइंग अरेस्टेड। हाउ डिफिकल्ट वॉज हिज बीइंग अरेस्टेड, इसमें कुछ बचा ही नहीं क्योंकि डिफिकल्ट की इंग्लिश तो यहाँ पे बन चुकी है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, इसलिए अब इसको इट से बना के देखते हैं तो सही लगेगा सुनने में। हाउ डिफिकल्ट, इसके बाद हेल्प यू वॉज, इसके बाद क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट हटा के इसकी जगह इट लिखेंगे, वॉज इट, ये हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो सब्जेक्ट है इसमें परिवर्तन करेंगे क्योंकि इसके अलावा कुछ तो बचा नहीं है आगे, नहीं तो यहाँ लिखा होता है उसके आगे। तो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट, इसके बाद ये हिज को किस में बदलेंगे, फॉर हिम में। और बीइंग में से क्या हटाएंगे, टू, आईएनजी हटा के टू जोड़ देंगे तो हो जाएगा टू बी अरेस्टेड। हाउ डिफिकल्ट वॉज इट फॉर हिम टू बी अरेस्टेड। ठीक, क्या सफल होना कभी भी आसान रहा है, पहचान वाला शब्द रहा है, उसके पीछे लिखा आसान, आसान वर्ब नहीं है। पूछेंगे किसके पास आसान है, उत्तर नहीं मिला तो पैसे को हेल्प लगेगा। फिर पूछेंगे क्या चीज आसान है, सफल होना, सफल होना आसान है। क्या चीज आसान है, सफल होना, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ना लगा है तो समझ जाइए इसमें एक वचन का हेल्प लगेगा। लेकिन ये टेंस कौन सा है, सबसे पहले आप समझिए। अगर रहा है, रही है लिखा है लास्ट में, उसके पहले वर्ब ना आए तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़िएगा। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो उठा के देखिए, उसमें ये भी एक पहचान है कि अगर रहा है, रही है के पहले वर्ब ना है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या, पैसे पे हेल्प लगाना है क्योंकि यहाँ पे क्या चीज लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, किसके पास लगाने पर उत्तर नहीं मिल रहा है। तो हैज बीन लगेगा हेल्प यू के स्थान पर, क्योंकि सब्जेक्ट है सफल होना, उसमें ना लगा है तो एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज बीन लगता है, हेल्प यू मिल गया। और ट्रांसलेशन करेंगे, क्या से शुरू हुआ है, यहाँ पे भी क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हेल्प यू का पहला भाग हैज, हेल्प यू का पहला भाग बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सफल होना। तो सफल होना इसमें करना क्या है, यहाँ पे ना हटा के रहा है नहीं जोड़ना है। अगर हो ना लिखा होता है तो बताया जा चुका है, होना पूरा का पूरा हटा के उसकी जगह है लगाएंगे। सफल है, ठीक है, सफल है। अब ये पढ़ने में अटपटा लग रहा है, सफल है, तो आप इसको पूरा करेंगे किस तरह से, कुछ अपने मन से सब्जेक्ट लगा के, जैसे वह सफल है, वह सफल है, ये सब्जेक्ट। इसमें कौन है, कौन सफल है, वह, इसमें वर्ब नहीं है मालूम है, इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, ही इज सक्सेसफुल। अब क्या चेंज करेंगे, ही तो हटा ही देंगे, क्यों, क्योंकि ये अपने मन से लगाए।
अगर अपने मन से इसमें नहीं लगाया होता तो हम लोग क्या करते, ही का हिज कर देते, लेकिन यहाँ पे ही का हिज नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने मन से हम लोगों ने लगाया है। और हेल्प यू ऑफ इज हटा के यहाँ पे बीइंग लगाएंगे। क्यों? पिछले वाले वाक्य में नहीं लगाए थे। क्यों नहीं लगाए थे? क्योंकि हमें वर्ब आ रहा था या बीइंग आ रहा था उसके बाद। इसके बाद अगर बीइंग आ रहा है तब इस हटा देंगे, इसकी जगह कुछ नहीं लगाएंगे। और इसके बाद अगर वर्ब आ रहा है, इसमें आईएनजी लगा हुआ दिख रहा है, तो उस केस में भी इस हटा के कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस हटाने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे खाली बचा क्या रह जाएगा, सक्सेसफुल। अब आप सोचिए, खाली ही तो हटाना ही है, इस हटाना ही है, तो बचा क्या रह जाएगा, सक्सेसफुल। सफल है की इंग्लिश जो यहाँ पे लिखा सफल होना, इसकी इंग्लिश आप खाली सक्सेसफुल लिख देंगे तो ऐसा ही होगा। सफल की इंग्लिश है सक्सेसफुल, होना की इंग्लिश कहाँ चलेगी? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस हटा के बीइंग लगाना पड़ता है, बीइंग सक्सेसफुल। ठीक, तो ये यहां पे लिखेंगे बीइंग सक्सेसफुल। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब देखिए इसमें एक शब्द और है, कभी, कभी भी। इसकी इंग्लिश होती है एवर। अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो और उस वाक्य में कभी भी या कभी शब्द लिखा हो तो उसकी इंग्लिश होती है एवर, और उसको सब्जेक्ट के बाद बनाया जाता है, एवर। ठीक, नॉट है नहीं, बचा भाग है नहीं, फिर सीधे जो बचा है लिख देंगे। हैज बचा भाग है, हेल्प यू का बचा भाग है बीन, हम भूल ही गए क्योंकि पैसे को हेल्प यू लगा रहे हैं, तो बीन तो बचा भाग है। हैज बीइंग सक्सेसफुल एवर बीन, अब बचा क्या रहेगा, आसान, इजी। ठीक, अब देखिए ये बोलते समय आप फंस सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, इसलिए इट का भी ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या करिए, पहले हैज लिखेंगे और सब्जेक्ट हटा देंगे, बीइंग सक्सेसफुल हटा के उसकी जगह इट लिख देंगे। हैज इट एवर बीन इजी। ठीक, अब क्या करेंगे, बीइंग सक्सेसफुल को लाके यहां पे लिखेंगे, लेकिन उसमें से बीइंग का आईएनजी फॉर्म हटा के खाली टू लो जोड़ देंगे शुरू में, तो टू बी हो जाएगा सक्सेसफुल। हैज इट एवर बीन इजी टू बी सक्सेसफुल। बच्चों के पास मोबाइल होना जरूरी कैसे कहा जा सकता है? इसमें यहाँ पे कहा लिखा ये वर्ब है। अभी हम लोगों ने जितने वाक्य को डील किया था उसमें संजोग से जो पहचान वाले शब्द था उसके पीछे वर्ब नहीं आ रहा था, तो कहीं आप ये ना समझ बैठे हो कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें सिर्फ बिना वर्ब वाले ही श्रेणी के वाक्य आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वर्ब है कहना, तो जब वर्ब है कहना तो फिर आपको ऑब्जेक्ट खोजना पड़ता है, सब्जेक्ट खोजना पड़ता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है बच्चों के पास मोबाइल होना जरूरी है, ये कौन कह रहा है, ये तो लिखा नहीं इस वाक्य में, तो ये पैसिव है। तो पैसिव में तो हेल्प यू की जगह क्या लगेगा, सकता है की जगह कैन बी लगेगा। क्लियर है, हेल्प यू मिल गया कैन बी, लेकिन अब ऑब्जेक्ट तो जरूर मालूम होना चाहिए, नहीं तो ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे। सब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट तो जरूर होगा। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आपको मालूम है किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको कहा जा सकता है, किसको किसको जरूरी कहा जा सकता है, या क्या चीज लगा के प्रश्न करते हैं, क्या लगा के प्रश्न करते हैं, क्या जरूरी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, जरूरी क्या कहा जा सकता है, या किसको जरूरी कहा जा सकता है। तो उत्तर मिला बच्चों के पास मोबाइल होना, बच्चों के पास मोबाइल होना, ये पूरा का पूरा मिला के आपका हो गया बच्चों के पास मोबाइल होना ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में ये वाक्य ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका बनाने का तरीका तो वही होने वाला है, ना हटा के राय लगाएंगे लगाएंगे। लेकिन शुरू करेंगे कैसे, कैसे लिखा है, पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे हाउ, फिर एलपीओ का पहला भाग, क्योंकि हाउ के बाद जो शब्द आ रहा है वो वर्ब है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद वाला जो शब्द अगर वर्ब हो तो उसको साथ रखते नहीं है, तो क्या है, फिर एलपीओ का पहला भाग हाउ कैन, फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे नेचुरली। सब्जेक्ट तो अगले पिछले अगले जितने वाक्यों को डील किया था सब जगह सब्जेक्ट था, उसको अगले सब्जेक्ट की जगह रखा, लेकिन इस बार ये पैसिव वाला वाक्य, तो पैसिव वाले वाक्य में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों के पास मोबाइल होना, तो इसकी इंग्लिश यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन पहले इसको वाक्य का रूप देख लें। यहाँ पे भी होना लिखा है तो रहा है लिखेंगे नहीं, बल्कि होना है की जगह है लिखेंगे। तो क्या बचेगा, बनेगा बच्चों के पास मोबाइल है, बच्चों के पास मोबाइल है, तो बच्चों के पास मोबाइल है की इंग्लिश क्या होती है, चिल्ड्रन हैव मोबाइल। ये हम लिख नहीं रहे, सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे, चिल्ड्रन हैव मोबाइल। अब इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, जैसे यहाँ पे आई था तो उसको माई में बदल देते, यू था तो योर में, शी है तो हिज में, सॉरी शी है तो हर में, ही है तो हिज में, ये कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो कोई संज्ञा दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, चिल्ड्रन लिखा है तो शायद चिल्ड्रन ही लिख दीजिए नीचे, या उसमें एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, चिल्ड्रंस भी लिख सकते हैं, खाली चिल्ड्रन लिख के भी छोड़ सकते हैं।
चिल्ड्रंस भी लिख सकते हैं और खाली चिल्ड्रन लिख के भी छोड़ सकते हैं। और हैव को किस में बदलने के लिए कहा गया था? हैविंग में। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि हैव को आईएनजी फॉर्म में रखना गलत माना जाता है अगर हैव का यूज अगर इस सेंस में किया जा रहा है कि किसी के पास कुछ है, ये बताने के लिए कुछ किया जा रहा है हैव का यूज, तो उस हिसाब से ग्रामेटिकली इसको गलत माना जाता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन गलत है, मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन बोलचाल की भाषा में चलेगा। तो चिल्ड्रंस हैविंग मोबाइल यहां लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है लगाइए, नहीं छोड़ भी सकते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट। नॉट है नहीं, फिर एलपीओ का बचा हुआ क्या आता है? यहाँ पे क्या होगा? बी। एलपीओ का बचा हुआ बी, फिर इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? कहना, कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड क्योंकि पैसिव है। अब क्या बचा रह गया? जरूरी, ठीक, इंपॉर्टेंट या नेसेसरी या मैंडेटरी, ठीक। हाउ कैन चिल्ड्रंस हैविंग मोबाइल बी कॉल्ड नेसेसरी? अब इसको इट से भी बना के देख सकते हैं। हाउ कैन, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हटाएंगे, चिल्ड्रंस हैविंग मोबाइल, उसकी जगह लिख देंगे इट। बचा क्या? बी कॉल्ड नेसेसरी। अब ये जो हटाए यहां से लाके इधर लिख देंगे चिल्ड्रंस हैविंग मोबाइल। चिल्ड्रंस की जगह क्या लिख देंगे? अब फॉर लिख के चिल्ड्रन में, चिल्ड्रंस पे से एपोस्ट्रोफी ऐसा डाल देंगे, फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन। अब क्या करेंगे? हैविंग में से आईएनजी हटा के टू लिख देंगे, तो टू हैव मोबाइल। अब देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट है, ग्रामेटिकली भी इसमें कोई गलती नहीं क्योंकि हैव में आईएनजी नहीं लग रहा, हट गया। तो हाउ कैन इट बी कॉल्ड नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू हैव मोबाइल, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ और वाक्यों को डील किया। अगले एपिसोड में फिर से हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।